हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो चालकों को जोड़ने पर उनका जो कॉमन पोटेंशियल यानी उभयनिष्ठ विभव होता है वो क्या होता है। इस चैप्टर के अंतर्गत यानी संधारित्र और परावैद्युत के अंतर्गत अभी हम संधारित्र तक नहीं पहुंचे हैं और धीरे धीरे पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही जल्द पहुंच जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो पढ़ा है चालकों की धारिता से संबंधित, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप पहले उस वीडियो को देख लें ताकि आपको इसमें और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए, आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो इस वीडियो में आपको पढ़ना है दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण और उनका कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, ये निकालना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो चालक हैं, एक है ए और दूसरा है बी। तो अब इसको जब जोड़ा गया, पहले तो इस पे ये पता होना चाहिए कि क्या आवेश है। तो इन पर जो आवेश है वो मान लेते हैं कि Q1 और Q2। तो ए पर आवेश मान लीजिए कितना है, Q1। इस पर आवेश है Q1 और बी पर जो आवेश है वो है Q। अब जब आवेश Q1 इसको दिया गया तो इस पर कुछ पोटेंशियल आया होगा। वो पोटेंशियल मान लीजिए इस पर पोटेंशियल है P1 और दूसरे वाले पर जो पोटेंशियल है वो है P2। समझ में आया? जब आप किसी भी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने पर क्या होता है, उस पर विभव आ जाता है, पोटेंशियल आ जाता है। तो जब ने आपने इस गोले ए को Q1 आवेश तक आवेशित किया होगा तो इस पर कुछ पोटेंशियल आया होगा और ये पोटेंशियल हमने मान लिया कितना है, V1। दूसरा गोला जो ये आपके पास इधर जो ये V है, इस V को जब आपने Q2 आवेश दिया तो इस पर विभव कितना आ गया, V2। समझ में आया? ठीक है। तो अब इस केस में आपके पास क्या पता चला कि Q1 किसके होगा, बराबर C1 इंटू वी। इसी प्रकार अगर आप Q2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, C2 इंटू V2, क्योंकि इसे हम पहले पढ़ चुके हैं परिभाषा में। किसकी परिभाषा में? धारिता की परिभाषा में। किसी चालक की जो धारिता हम लोगों ने पढ़ी है उसकी परिभाषा में ही हमने पढ़ा था कि Q प्रोपोर्शनल किसके था, V के। और जब उसके प्रोपोर्शनल था इसका मतलब प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो एक कांस्टेंट C आया था, उस C को ही नाम दिया गया था वैद्युत धारिता। तो यहाँ पर पहले चालक की धारिता, अगर हम इसकी धारिता मान ले C1 और दूसरे की धारिता मान ले C2, तो Q1 हो जाएगा C1 V1 और Q2 हो जाएगा C2 V2। समझ में आया? अब क्या किया गया है, ए और बी को दोनों को एक चालक तार के द्वारा, ये दिख रहा है इस तार के द्वारा इसको क्या किया गया है, जोड़ दिया। तो जब आप इसको ए को बी से जोड़ेंगे तो क्या होगा, आवेशों का स्थानांतरण शुरू हो जाएगा, पुनर्वितरण शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा? क्योंकि इनके विभवों में अंतर है। यहां पर हम मान लें कि जो V1 है वो अधिक है किससे, V2 से। तो अगर V1 का विभव अधिक है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आवेश होगा वो A से B की ओर स्थानांतरित होना शुरू हो जाएगा। कब तक होगा? जब तक A और B दोनों के विभव समान ना हो। समझ में आई ये बात? ठीक है। यानी कि चालक ए को बी से एक चालक तार द्वारा संयोजित करने पर ए से बी की ओर आवेश स्थानांतरित होने लगता आवेश स्थानांतरित होने लगता होने लगता है। ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक दोनों के विभव समान ना हो जाए, क्योंकि आवेश का स्थानांतरण जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ विभव के अंतर के कारण होता है। और आवेश का सीधा मतलब हम समझते हैं धनावेश से। तो जो धनावेश होगा वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर स्थानांतरित होगा। तो इसका मतलब ये ए जो है आपके पास ये उच्च विभव पर है और बी जो है वो कैसा है, निम्न विभव पर है। तो आवेश यहाँ Q1 से Q2 की ओर स्थानांतरित होने लगे।
ठीक है। तो कब तक? जब तक दोनों का विभव समान ना हो जाए। जब तक कि ए व बी के विभव समान न हो जाए। जब समान हो जाएंगे तो उस केस में उभयनिष्ठ विभव यानी दोनों का समान विभव कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर उभयनिष्ठ विभव अगर आपको निकालना है, उभयनिष्ठ विभव, उभयनिष्ठ विभव जो कॉमन पोटेंशियल होगा वो क्या बन जाएगा? कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा यहाँ पर कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल धारिता। अब देखो कुल आवेश, पहले पर आवेश कितना है? Q1। और ये जो B है, B पर आवेश कितना है? Q2। इसका मतलब टोटल आवेश, कुल आवेश कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q2। अच्छा देखो यहाँ पर कुल धारिता की बात हो रही है, एक की धारिता है C1, दूसरे की धारिता है C2। तो जब दोनों को आपने तार से जोड़ दिया तो जोड़ने पर क्या हुआ? जोड़ने पर इनकी जो तुल्य धारिता हो जाएगी C1 प्लस C2 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब कॉमन पोटेंशियल जो वेनिस्ड विभव बनेगा वो V इसके बराबर बनेगा Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। समझ में आया? क्योंकि कुल आवेश क्या है आपके पास? Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता क्या है? C1 प्लस C2। अच्छा Q1 देखो किसके बराबर है? Q1 है C1 V1 के बराबर और Q2 है C2 V2 के बराबर। तो ये वाली वैल्यू जो है इसमें आप क्या करो? रख दो। तो रखने के बाद V अपने पास आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन में क्या है? C1 प्लस C2। ये आ जाएगा इनका कॉमन पोटेंशियल। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ गया? अच्छा देखो, कॉमन पोटेंशियल तो निकल आए। जब आवेशों का स्थानांतरण हुआ तो जब तक विभव समान हुए होंगे तो इसका आवेश कुछ कम हुआ होगा और इस पर आवेश बढ़ा होगा। लेकिन जब विभव समान हो गया होगा तो स्थानांतरण क्या होगा? बंद हो जाएगा। यानी कि ए व बी के विभव समान होने पर माना ए व बी पर क्रमशः Q1 डैश व Q2 डैश आवेश हो जाते हैं या आवेश रह जाते हैं। और विभव पता हो गया, विभव दोनों का कितना हो गया? V हो गया। ये बात हमको क्लियर हो गई। तो ऐसे केस में तब आपके पास अगर आप यहाँ पर निकालोगे आवेशों का अनुपात Q1 डैश बाई Q2 डैश तो ये कितना बनेगा? देखो Q का मतलब क्या होता है? CB। तो Q1 मतलब क्या हो जाएगा? C1 इंटू V1। लेकिन अब देखो ये Q1 डैश Q2 डैश क्या है? जब विभव समान हो गया तब का ये आवेश है। इसका मतलब यहाँ पर जो V होगा वो एक समान होगा। वो भी कौन सा? ये वाला जो यहाँ पर आपने ये जो पढ़ा है फ्रोबेनिस्ट विभव। तो C1V अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा? C2। V और V यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कैंसल हो जाएंगे। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर कि Q1 डैश अपॉन में Q2 डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 बाई C2। अर्थात ये जो आवेशों का पुनर्वितरण हो रहा है ये धारिताओं के अनुपात के बराबर है। जो पुनर्वितरित आवेश है उनका जो अनुपात है वो धारिताओं के अनुपात के बराबर है। अर्थात आवेशों का पुनर्वितरण धारिताओं के अनुपात के रूप में होता है। समझ में आया? अतः जो पुनर्वितरित आवेश है, पुनर्वितरित
आवेश धारिताओं के धारिताओं के अनुपात में होते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो समीकरण एक आप इसको अच्छे से दिमाग में भर लीजिए, इसके आगे हमें आवश्यकता है स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो चालक ए से बी की तरफ कितना आवेश स्थानांतरित हो गया, यही हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं, जो चालक ए था इस पर Q1 आवेश था और इस पर Q2 था। जब स्थानांतरण शुरू हुआ तो लास्ट में इस पर आवेश कितना बचा है, Q1 डैश। मतलब Q1 डैश बना तो कितना स्थानांतरित हो गया, ए से बी पर कितना चला गया, Q1 माइनस Q1। समझ में? तो स्थानांतरित आवेश की मात्रा जो होगी वो यहाँ पर Q1 क्या था, Q1 था प्रारंभिक आवेश, प्रारंभिक आवेश, और Q1 डैश क्या है, Q1 जो डैश है ये है अंतिम आवेश, अंतिम आवेश। इसका मतलब स्थानांतरित आवेश कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश। समझ में है? अब देखो Q1 का मतलब क्या होता है, Q1 का मतलब सीधा C1 V1, और Q1 डैश का मतलब हो जाएगा C1 इंटू V, क्योंकि Q1 डैश तब था जब दोनों पर उठने शुरू हो आ गया था। 9, ये कितना हो जाएगा, C1 V1 माइनस C1 इंटू V। कॉमन पोटेंशियल यहाँ समीकरण एक देखिए कितना था, V C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये मान उठा करके यहाँ पर रख दीजिए, और रखेंगे तो बनेगा क्या, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा C1। तो यहाँ पर Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल टू हो जाएगा C1 कर लो कॉमन, C1 कॉमन करने के बाद बचेगा यहाँ पर, देखो इधर बचा आपके पास V1 माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक ना, अब ये जो C1 प्लस C2 इसका इधर मल्टीप्लाई कर लें तो क्या हो जाएगा, C1 बाहर है, इधर मल्टीप्लाई होगा C1 V1 प्लस C2 V1, और इधर माइनस का है C1 V1, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा C2, और इसके कौन में कितना है पूरे के C1 प्लस C2। C1 V1 हट जाएगा, वो प्लस माइनस, इन दोनों में C2 कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास स्थानांतरित आवेश Q1 माइनस Q1 डैश आ जाएगा, C1 C2 कॉमन हो गया, V1 माइनस V2, और नीचे है C1 प्लस C2। ये निकल कर आया स्थानांतरित आवेश, यानी इतना आवेश ए से बी की ओर स्थानांतरित हो गया। ओके, तो जब आवेशों का स्थानांतरण हुआ तो उस केस में, यानी आवेशों का जब पुनर्वितरण हुआ तो उसमें ऊर्जा की हानि होती है। तो कितनी ऊर्जा की हानि होती है ये हमको ट्रैक करना है। तो ऊर्जा की हानि निकालने के लिए प्रारंभ में ऊर्जा निकालिए, पहले की ऊर्जा प्लस दूसरे की ऊर्जा, ये प्रारंभिक हो जाएगी ऊर्जा। तो आपने ऊर्जा पढ़ा है चालक का, क्या होता है, हाफ CV, इस पढ़ा है ना, तो उसके अनुसार अगर आप निकालते हैं संयोजन से पहले, संयोजन से पहले पहले चालक की ऊर्जा, पहले चालक की ऊर्जा निकालेंगे तो पहला चालक की ऊर्जा हो जाएगा हाफ C1 इंटू V1 स्क्वायर। फिर निकालें
दूसरे चालक की ऊर्जा, दूसरे चालक की ऊर्जा ये हो जाएगा हाफ ऑफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। तो कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी इसकी? कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा हम मान ले यू आई यानी इनिशियल, तो दोनों को प्लस कर ले, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V2 स्क्वायर। ये चलिए प्रारंभिक ऊर्जा आ गई। इसके बाद संयोजन जब कर दिया तब ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो संयोजन के बाद, संयोजन के बाद कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? इसे मैं यूएफ से लिख देता हूँ। यूएफ कितना हो जाएगा? तो देखो, हाँ, अब जब संयोजन की तुल्य धारिता, कुल धारिता आ चुकी C1 प्लस C2, तो यहाँ हो जाएगा C1 प्लस C2, ये हो जाएगा। और विभव कितना आ चुका है? कॉमन पोटेंशियल V, यानी कि V इंटू इसको, तो ये आ गया। तो अब ऊर्जा की हानि कितनी होगी? ऊर्जा की हानि, ऊर्जा की हानि या ह्रास जिसे कहते हो, डेल्टा यू, डेल्टा यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्रारंभिक, नहीं, हानि निकालना है तो प्रारंभिक अधिक होगा और अंतिम वाला कम होगा, तो यू आई माइनस यू एफ। तो डेल्टा यू अपने पास क्या हो जाएगा? यू आई प्रारंभिक ऊर्जा आपके पास है हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। यहाँ पर जैसे आपने पढ़ा, ये रहा आपके पास यू आई। नाउ इसके बाद वी आई, वी एफ आपके पास, सॉरी यू एफ आपके पास है हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ये रख दीजिए, माइनस का हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा, हाफ आपको समझने की, तो इसको कर लो यानी डेल्टा यू इक्वल टू 1/2 हो गया, क्या बचेगा? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस यहाँ पर C1 प्लस C2 और V। अब आपको V की वैल्यू रखनी होगी। V की वैल्यू कहाँ से? ये रहा समीकरण नंबर 1, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये चीज आप क्या करो, यहाँ पर रख दो, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, और इसका करना क्या है? होल स्क्वायर, तो ऊपर भी स्क्वायर कर लीजिए और नीचे भी स्क्वायर कर लीजिए ना। देखो, ये C1 प्लस C2 इस स्क्वायर को हटा देगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। तब क्या बनेगा? डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर नीचे है C1 प्लस C2, तो अभी तो मैं इसको ऐसे रखता हूं और इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर देता हूँ। एक्सपेंड करूंगा तो क्या बनेगा? C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 C2 V1 V2, ये आ जाएगा। और इसके नीचे है कितना? C1 प्लस C2, ये आ गया। अब ये जो नीचे आपके पास दिख रहा है C1 प्लस C2, यहाँ पर ये वाला, ये C1 प्लस C2, इस C1 प्लस C2 को इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद, गुणा करने के बाद क्या बनेगा? डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 प्लस C2, ऐसे लिख लेता हूं मैं, C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर और माइनस इसका, ये पूरा ब्रैकेट खोल देते हैं, तो जब आगे माइनस हो
तो इसके चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो उसके अनुसार क्या हो जाएगा, C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 C1 C2, और साथ ही साथ हो जाएगा आपके पास V1 V2, C1 C2 और V1 V2, ये हो जाएगा। यहाँ V2 है, ध्यान रखेंगे। मैं इस पार्ट को फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस का 2 C1 C2 V1 V2 ये आ जाएगा, और इस पूरे के अपॉन में आ जाएगा C1 प्लस C2। लाइन टेढ़ी हो गई, लाइन सीधा कर ले भाई। पूरे के अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में हो जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, चलो फाइंड करते हैं इसको। तो क्या बनेगा, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ। अब ये देखो, पहले C1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद फिर C2 से कर लेते हैं। तो C1 और C1 हो जाएगा क्या, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा C1 C2 इंटू V2 स्क्वायर। फिर C2 से करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, और फिर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास C2 और C2 हो जाएगा, यानी कि C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और माइनस वाला पूरा पार्ट लिख लीजिए, माइनस का C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। फिर है यहाँ पर माइनस का 2 टाइम्स आप C1 C2 V1 V2, और इस पूरे के अपॉन में चल रहा है क्या, C1 प्लस C, नीचे है C1 प्लस C। ठीक है, अब देखो जो कटे हो प्लस माइनस काट दो, ये C1 स्क्वायर ये इससे कट गया। फिर यहाँ पर देखो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर इससे। अब बाकी जो बचा है, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, ये है C1 C2। तो C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, तो तीनों में C1 C2 है, इसलिए उसको कर लीजिए कॉमन। तो अपने पास जो डेल्टा यू है वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो गया C1 C2, और नीचे है 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2, और बचेगा क्या यहाँ पर देखो। मैं पहले V1 से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस का 2V1 V, दिख रहा है यहाँ पर। ये आपके पास यहाँ से बचेगा V1 स्क्वायर, यहाँ से बचेगा V2 स्क्वायर, और यहाँ पर बचेगा V1 और V2 साथ में 2। तो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 ये क्या दर्शाता है, ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा यू इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2, और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये ऊर्जा हानि हो जाएगी दो चालकों को जोड़ने पर। तो यहाँ पर आपको एक चीज दिखाई पड़ रहा होगा, C1 C2 तो ये हमेशा धनात्मक है ही। ये देखो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, जब आप स्क्वायर करते हो V1 माइनस V2 का आप होल स्क्वायर करोगे, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, हमेशा धनात्मक होगा, क्योंकि किसी का वर्ग कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो ये आपके पास, ये तो धनात्मक हो गया, वास्तविक संख्याओं की बात है, ठीक है। तो ये धनात्मक हो गया, और C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और ये जो 2 है ये सब धनात्मक है। इसका मतलब क्या पता चला, जो डेल्टा यू है वो धनात्मक है, यानी ग्रेटर देन 0। डेल्टा यू ग्रेटर देन 0, इसका अर्थ क्या है, यहाँ पर देखो डेल्टा यू किसके बराबर था, यू आई माइनस यू एफ। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि यू आई जो है वो बड़ा है किससे, यू एफ से, तभी तो होगा ग्रेटर देन 0। समझ में आया।
और प्रारंभिक ऊर्जा ज्यादा है, अंतिम ऊर्जा कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि संयोजन में क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। संयोजन या सीधा कह दे आवेशों का पुनर्वितरण, आवेशों के पुनर्वितरण से क्या होती है, ऊर्जा की हानि होती है। समझ में आया? ओके। तो यहां से पता चला कि आवेशों के पुनर्वितरण से, पुनर्वितरण से ऊर्जा की हानि होती है, यानी ऊर्जा ह्रास होती है, ऊर्जा ह्रास होती। समझ में आया? ठीक है, बहुत ही बढ़िया था और अच्छा खासा आपको समझ में भी आ गया होगा। एक बार फिर से आप रिवाइज कर लें। रिवाइज आपको यहाँ से करना होगा। दो चालकों को आपने जोड़ा, तो जोड़ने के बाद पहले इस पर मान लीजिए आवेश Q1 है, दूसरे पर Q2 है और धारिता C1 और C2। जब आपने आवेशित किया तो इन पर विभव आया होगा V1 और V2। तो Q1 इक्वल टू C1 V1 और Q2 इक्वल टू C2 V2। जब आपने चालक A को B से जोड़ा, तो जोड़ने पर क्या हुआ, A से B की ओर आवेशों का स्थानांतरण शुरू हो गया। कारण क्या है, हमने मान रखा कि V1 जो है वो अधिक है और V2 कम है, यानी A का विभव अधिक है, B का विभव कम है। तो आवेश धना यानी अधिक विभव से निम्न विभव की ओर चलना शुरू कर देता है। हमने Q1 Q2 को धनात्मक मान रखा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब ये कब तक होगा, इधर से आवेश इधर बी पर कब तक आएगा, जब तक कि दोनों के विभव समान ना हो जाए। तो विभव समान हो गया तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, कुल आवेश बटे कुल धारिता, क्योंकि V इक्वल टू क्या होता है, Q/C। तो यहाँ पर देखो कुल आवेश क्या हो गया, Q1 इस पर था, Q2 इस पर था, तो कुल आवेश हो गया Q1 प्लस Q2। और जब दोनों को जोड़ दिया तो धारिता हो गया C1 प्लस C2। तो इस तरह से V इक्वल टू आ गया Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। Q1 है C1V1, Q2 है C2V2, दोनों का मान रख दिया और ये समीकरण एक आपके पास बन गया। ओके। इसके बाद मान लीजिए कि अंतिम आवेश इस पर Q1 डैश बचा और इस पर Q2 डैश बचा। तो उस केस में Q1 डैश बाई Q2 डैश क्या हो जाएगा, C1V अपॉन C2V, V कैंसिल हो गया, यानी Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 बाई C2 आ गया। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने निकाला स्थानांतरित आवेश की मात्रा। कितना आवेश ए से बी की ओर चला गया, तो ए से बी की ओर जो आवेश गया वो निकालने का तरीका है, पहले कितना था और अंतिम कितना था घटा लो। घटाने के बाद Q1 C1V1 रख दो और Q1 डैश क्या रख दो, C1 इंटू बी का फिर से मान रख दो। और रखने के बाद आपके पास स्थानांतरित आवेश की मात्रा देख रहे हैं कितना आ गया। स्थानांतरित आवेश की जो मात्रा आई है ये आई है C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। इसके बाद आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास निकालना है। तो संयोजित किया था उससे पहले, पहले चालक की ऊर्जा हाफ C1V1 स्क्वायर और दूसरे चालक की ऊर्जा हाफ C2V2 स्क्वायर, यानी कि प्रारंभ में कुल ऊर्जा कितनी हो गई, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। इसके बाद जब आपने जोड़ दिया तो जोड़ने के बाद फाइनल विभव V हो गया और तुल्य धारिता C1 प्लस C2 हो गया, यानी हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर हो गया। यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, इसके बाद ऊर्जा की ह्रास की बात करें, ऊर्जा में हानि, यानी हानि हो रहा तो पहले ऊर्जा ज्यादा रही होगी और बाद में ऊर्जा कम रही होगी। तो यहाँ से यू आई माइनस यू एफ कर लिया, आई मतलब इनिशियल यानी प्रारंभिक, एफ मीन्स फाइनल यानी कि अंतिम। तो यू आई आपके पास अभी यहाँ पर जो समीकरण बनाया, हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर और यू एफ हो गया हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। V का मान फिर से रख दीजिए और V का मान रखने के बाद जब आप ये इतना सारा कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पर सावधानी रखने की जरूरत है क्योंकि इस कैलकुलेशन में मिस्टेक होने के बहुत चांसेस हैं। तो वो मिस्टेक आप उससे बच के रहिएगा और जब आप सॉल्व करते करते पहुंचोगे तो यहाँ पर आप पहुंच जाओगे डेल्टा यू इक्वल टू C1 C2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का अर्थ ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब डेल्टा यू हमेशा पॉजिटिव है और डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक ऊर्जा ज्यादा थी, अंतिम ऊर्जा कम थी। यानी कि जब आपने आवेशों का पुनर्वितरण कराया यानी दोनों को संयोजित किया तो संयोजन में क्या हुआ, ऊर्जा की हानि हुई। किस ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा की हानि। समझ में आया? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चालक की धारिता की निर्भरता की बात करें, तो चालक की जो धारिता थी, चालक की धारिता का फॉर्मूला क्या है, सी के इक्वल टू आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू रेडियस आया था, त्रिज्या इंटू आर आया था,
तो अब देखो, चालक की धारिता किस पर निर्भर करती है? सबसे पहले देखो चालक के आकार, चालक के आकार पर क्या निर्भर कर रही है धारिता? बिल्कुल देखिए, सी के में आपको पास दिख रहा है कि यहाँ पर आर है, त्रिज्या है, तो वो आकार को बताता है। इसका मतलब जो चालक की धारिता है वो आकार के क्या होता है, समानुपाती। समझ में आया? अगर आप इसका ग्राफ खींचना चाहते हो तो ग्राफ खींचो। अगर आप यहाँ पर सी और आर के बीच का ग्राफ, यहाँ आर रख दें और यहाँ पर रख दें सी, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ देगा। ठीक है, लेकिन सी का मान किसी एक चालक के लिए अपरिवर्तित होता है। चालक अलग अलग होंगे तब उनकी धारिताएं अलग अलग होंगी। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद माध्यम के परावैद्युतांक पर, तो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर के आ रहा है। के आने का अर्थ क्या है? ये परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, और वो भी कैसा? डायरेक्टली, यानी सी प्रोपोर्शनल है किसके? के की। परावैद्युतांक की समानुपाती है, अर्थात अगर आप इसके बीच भी ग्राफ खींचोगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही बनेगा। अगर आप यहाँ पर के ले लो और यहाँ पर ले लो सी, तो उसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? चलिए, इसके बाद अन्य चालकों की उपस्थिति की बात करें। देखो, यहां पर हमने जो ये फार्मूला निकाला था, ये फार्मूला किसके लिए था? ये था आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए था। आइसोलेटेड, आइसोलेटेड मीन्स क्या? विलगित जिसे कहते हो। क्या कहते हो? विलगित। विलगित मीन्स सेपरेट, किसी और से मतलब नहीं, अकेला। तो अगर अकेला ना हो, उसके आसपास अन्य चालक भी हो, तो अगर उसके पास में कोई अन्य चालक लाया जाता है, तो अन्य चालक के आने पर क्या होगा कि जो धारिता होगी वो बढ़ जाएगी। समझ में आया? अगर आप कोई चालक है यानी, और उसके पास में आप दूसरा चालक लेकर आते हो, तो चालक लाने पर क्या होगा? उसकी जो धारिता होगी वो बढ़ जाएगी। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलिए, अगर आइसोलेटेड की धारिता सी है और पास में जब लेकर आ जाओगे उसको, तो उस केस में धारिता इसकी सी डैश हो जाएगी, और सी डैश बड़ा हो जाएगा किससे? सी से। ये अन्य चालक की उपस्थिति को दर्शाता है। आई होप अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम पहुंच रहे हैं अपने चैप्टर पर, संधारित्र यानी कि कैपेसिटर, या इसे आप कंडेंसर का नाम भी देते हो। जैसा कि आपने शुरुआत में ही देखा, मैंने यहाँ पर बहुत सारे कंडेंसर बना रखे थे। देखो, ये कंडेंसर, ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर है ये। ठीक है, इसके अलावा ये जो फैन आपको दिखाया है, ये देख रहा है फैन, ये वाला जो फैन है, इस फैन के अंदर भी एक कंडेंसर लगता है। कंडेंसर का ही दूसरा नाम क्या है? कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या है? आवेश को संचित करना, यानी वैद्युत ऊर्जा को संचित करना। क्यों संचित करना भाई? क्या जरूरत है? क्यों संचित किया जा रहा है? इसको डायरेक्टली तो हम चला ही रहे हैं ना। इस फैन को जैसे डायरेक्टली तो हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत पड़ गई उसकी? जरूरत ये पड़ गई क्योंकि अगर सप्लाई कंटिन्यूअस नहीं आ रही है, बीच में कुछ गड़बड़ी हो रही है, कोई मिसमैच हो रहा है। वैसे एसी है तो एसी की फ्रीक्वेंसी चेंज, फ्रीक्वेंसी तो उसकी जो है, लेकिन वो बदलती रहती है। ठीक है, लगातार कांस्टेंट हमको वोल्टेज नहीं मिल पाता। तो उस केस में ये कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर का काम क्या है? उस ऊर्जा की पूर्ति करना। इसीलिए देखा होगा जब कंडेंसर खराब हो जाता तो फैन की स्पीड भी स्लो हो जाती है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में उसको वैद्युत ऊर्जा नहीं मिल पाती। तो वैद्युत ऊर्जा के लिए वो किस पर डिपेंड हो जाता है? कंडेंसर के ऊपर डिपेंड हो जाता है, कैपेसिटर के ऊपर डिपेंड हो जाता है। कैपेसिटर के अंदर जो, वो कैपेसिटर क्या होता है? पहले तो चार्ज होता है, चार्ज होने के बाद जब जरूरत होती है तो वो अपनी एनर्जी को दे करके वो खुद से डिस्चार्ज हो जाता है। समझ में आया? तो ये कंटिन्यूटी के लिए, यानी कि फैन की स्पीड आपका मेंटेन रहे, फैन में नहीं मोटर में भी लगा है, तो जितने भी मोटर हैं सभी मोटर में होगा। चाहे छोटा सा फैन आपका टेबल फैन हो उसमें भी लगेगा, इसके अलावा आपका जो वाटर वाला है उसमें भी लगेगा। समझ में आया? तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कंडेंसर का क्या यूज है। नाउ बात होती कंडेंसर है क्या। तो कंडेंसर है क्या, यानी संधारित्र है क्या, कैपेसिटर है क्या? तो संधारित्र कुछ और नहीं, ये भी एक चालक है। संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना
उस पर आवेश की पर्याप्त मात्रा संचित की जा सकती। मतलब संधारित्र एक ऐसा संयोजन है जिसमें चालक का आकार नहीं बदलना, लेकिन फिर भी उस पर पर्याप्त आवेश की मात्रा संचित कर ली जाती है, कर की जा सकती है। देखो यहाँ ध्यान रखना, संधारित्र क्या है, एक चालक ही है, कुछ और नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इसमें कुछ जुगाड़ किया गया, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि कुछ जुगाड़ करके हम आप क्या करेंगे, धारिता को बढ़ाएंगे। ठीक है, धारिता बढ़ाने का अर्थ क्या है, आवेश संचित करने की जो शक्ति है उसको बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए यहाँ पर संधारित्र दिखाया गया है। जैसे देखो यहाँ पर एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है, इस प्लेट को नाम दे दूं मैं ए और इस प्लेट को नाम दे दूं मैं बी। तो अब ऐसा समायोजन किया, अब आप यहाँ पर इसको संधारित्र का नाम दे सकते। समझ में आया, दो प्लेट एक दूसरे के पास, ध्यान रखना इनके बीच का जो गैप है, ये वाला जो गैप है ये बहुत कम होना चाहिए, ताकि ये इसकी तुलना में ये बहुत अधिक हो, यानी ऐसा लगे कि ये इनफाइनाइट लेंथ का है। समझ में आया, और इसके अलावा इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर हो, लेकिन ये आवश्यक नहीं कि बराबर हो, कम होगा तो क्या होगा, उतने क्षेत्रफल के लिए सिर्फ ये कंडेंसर बन पाएगा, संधारित्र बन पाएगा। ठीक है, बराबर है तो पूरा कंडेंसर का काम करेगा, लेकिन अगर कम हो गया, एक कोई भी कम हो गया तो उसके बराबर ही सिर्फ इतने एरिया केवल इफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव एरिया ही संधारित्र का काम करेगा। समझ में आया, तो संधारित्र क्या है, संधारित्र किसी भी आकार के, यहां देख सकते हो, किसी भी आकार के दो ऐसे चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो, इन चालकों को संधारित्र की प्लेटें कहते हैं। मतलब ये जो दोनों चालक रखे गए हैं ए और बी, इनको क्या कहते हैं, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों क्या हैं, ये प्लेटें हैं, संधारित्र की प्लेटें हैं, संधारित्र की प्लेटें। समझ में आ रहा है, अब देखो संधारित्र की प्लेटें हैं, संधारित्र में है क्या, प्लेट ए को आपने कोई आवेश दिया, प्लेट ए को आपने क्या किया, कोई आवेश दिया, पहले इसको हटा दूं मैं, ये प्लेट ए को जब आपने कोई आवेश दिया, तो आवेश देने पर क्या होगा, आवेश इसके पृष्ठ पर आ जाएगा, ये ऐसे आ गया आवेश। ओके, जब ये एक दूसरे के पास में स्थित है, ध्यान से समझना है इस बात को, एक दूसरे के पास में है, तो आपने पढ़ा था प्रेरण की घटना, इंडक्शन की घटना, इंडक्शन में क्या होता है, जब पास में है तो इस पर उतने विपरीत आवेश आ जाएगा, माइनस का। समझ में आया, अब इधर माइनस का आया तो जाहिर सी बात है नेगेटिव वाले सारे पार्ट इधर आ गए, तो पॉजिटिव वाले पार्ट भी तो होंगे, क्योंकि ये तो पहले तो नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग थे नहीं, तो यहाँ पर पॉजिटिव वाला इधर पार्ट जी। तो आवेश की मात्रा हमको इसमें संचित करना है, तो इसके लिए एक काम किया जाए, क्या काम किया जाए, कि इसको पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, पृथ्वी से जोड़ दिया जाए, अर्थिंग कर दी गई। इससे क्या होगा, अर्थिंग करने से ये बाहर जो प्लस वाले हैं, पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, पर्याप्त इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि देखिए पृथ्वी क्या है, सबसे बड़ा चालक माना गया, सबसे बड़ा, जितना चाहो उतना इलेक्ट्रॉन ले लो, जितना चाहो उतना दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इतने बड़े आकार का है कि कुछ इलेक्ट्रॉन के आने जाने से उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। समझ में आ रहा है, तो इससे क्या होगा कि जितनी आवश्यकता है यहाँ पर उतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और इन सबको क्या करेंगे, इन सबको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और न्यूट्रलाइज कर देंगे तो इस तरह से इस पर एक प्लेट पर प्लस आवेश आ जाएगा और दूसरे प्लेट पर माइनस आवेश हो जाएगा, और ऐसा आ जाएगा तो इसी को तो कहा गया है संधारित्र। क्योंकि यहाँ संधारित्र की परिभाषा क्या है, संधारित्र किसी भी आकार के ऐसे दो चालकों का युग्म है जो कि एक दूसरे के समीप हो तथा जिन पर बराबर व विपरीत आवेश हो। तो देखो इन पर बराबर और विपरीत आवेश, एक पर प्लस आवेश और एक पर माइनस आवेश आ गया, तो इसलिए ये क्या हो गया, संधारित्र हो गया। और ये जो ए और बी हैं, ए और बी को ही क्या कहा जाता है, इस संधारित्र की प्लेटें। समझ में आ गई, ओके। अच्छा, संधारित्र कोई जरूरी नहीं कि इसी आकार का, किसी भी आकार का प्लेट हो सकता है, जैसे यहाँ पर हमने तो दिखा दिया इस तरह से प्लेट, प्लेट आपका किसी भी आकार का हो, जैसे कि एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, यहाँ पर बराबर नहीं बना है पूरी तरह से, इससे इस तरह से भी हो सकता है कॉन्सेंट्रिक। इसके अलावा
संधारित्र आपका ऐसा भी हो सकता है, जैसे एक बेलनाकार और दूसरा उस तरह से दूसरा बेलनाकार पार्ट। ये भी संधारित्र का रूप हो सकता है, क्योंकि इसमें भी ये वाला एरिया और इसके सामने वाला एरिया लिया जाएगा, इफेक्टिव एरिया। समझ में आया? तो ये भी आपका संधारित्र हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये आपका गोलीय संधारित्र कहलाएगा। कौन सा संधारित्र कहलाएगा? गोलीय संधारित्र। ये बेलनाकार संधारित्र है, बेलनाकार। और ये वाला जो है, इसको कहते हैं, दो समांतर प्लेटें रखी हुई, इसलिए को कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र। समझ में आया? ठीक है, तो आगे बढ़े। आगे देखो, समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र में दिख रहा है कि एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। तो जब आपने इस पर चार्ज दिया तो बराबर विपरीत चार्ज आएंगे। इस पर अगर सिग्मा प्लस सिग्मा चार्ज डेंसिटी हो और इस पर मान लेते हैं माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी है, तो जब आपने चार्ज दिया तो इस पर अंदर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का। और इस पर माइनस का। देख रहे हो कि यहाँ पर क्या कर दिया हमने? बीच में हमने ये जो रख दिया है, ये एक अचालक प्लेट है, या फिर आप कह सकते हो ये क्या है? एक परावैद्युत है, परावैद्युत पदार्थ है। तो जब आपने इसमें परावैद्युत पदार्थ रख दिया, तो परावैद्युत पदार्थ देखो, अभी तक क्या था, हमने यहाँ पर देखो क्या किया, हमने इसकी अर्थिंग कर दी, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। अर्थ से कनेक्ट करने का मतलब क्या है? जिसमें भी लगा है उसकी बॉडी से कनेक्ट करना। लेकिन हर जगह ये पॉसिबल नहीं होता, तो इसमें कुछ ऐसा काम किया गया कि इसकी भारीता भी बढ़ जाए और ज्यादा परेशानी भी ना हो। तो देखो, जब आपने इस पर प्लस रख दिया तो ये इसके जो ऋणावेश होंगे इस साइड में आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे, और धनावेश इधर आ जाएंगे। धनावेश इधर आ जाएंगे तो इधर आ जाएंगे, और इधर ऋणावेश आ जाएंगे। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा? आवेश ज्यादातर इधर नहीं आ पाएंगे इंडक्शन के कारण, ये बीच में परावैद्युत होने के कारण। तो देखो, आपके पास आवेश कहाँ कहाँ संचित हो गया? यहाँ भी संचित हो गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, इधर भी आ गया। अब इसकी चाहो तो अर्थिंग कर दो तो और बढ़िया हो जाएगा। समझ में आया? तो इस तरह से आवेश की ज्यादा मात्रा संचित कर ली जा रही है, यानी परावैद्युत डालने से इसकी क्या हुई? धारिता जो हुई वो बढ़ जा रही है। समझ में आया? अच्छा, कुछ बातें और भी ध्यान रखना है। जैसे कि आपके पास एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये। इस प्लेट को आपने आवेश दिया है Q1 और इस प्लेट को दिया है Q। ठीक है। अब आपसे पूछे कि इसके एक्सेस में, यानी बाहर, बाहर वाले पार्ट पर कितना आवेश हो, इधर, इस साइड और दूसरी साइड। तो देखो, बाहर जो आवेश होगा इन दोनों को जोड़ के आधा करो, Q1 प्लस Q2/2। ऐसे इधर, इधर भी आप, इधर बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले देखो इधर आपके पास Q1 प्लस Q2/2 हो गए, तो इस साइड कितना होने वाला है? इधर देखो, टोटल कितना था? Q1। तो इस साइड का आवेश आप निकाल सकते हो कैसे? इस, ये जो आवेश है इसमें से घटा दो, तो Q1 माइनस Q1 प्लस Q2/2 कितना हो जाएगा? 2Q1 माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन में 2, यानी कि ये हो जाएगा Q1 माइनस Q2/2। तो इसके भीतरी वाले पार्ट पर हो जाएगा कितना आवेश? Q1 माइनस Q2/2। अच्छा देखो, ये इधर आ गया, तो जितना चार्ज इस पर है उसका विपरीत चार्ज इस पर आना चाहिए। तो इसका विपरीत चार्ज इस पर आप निकालोगे तो विपरीत कर लो इसको, Q2 माइनस Q1/2 हो जाएगा। फिर आप इधर बाहर चार्ज देख लो, तो एक्सेस में जितना चार्ज इधर है उतने चार्ज इधर भी होगा। ऐसे आप उसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, Q2 माइनस Q1/2। तो इधर क्या हो जाएगा? 2Q2 माइनस का Q2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर ध्यान रखना Q2 माइनस क्या है? Q1। तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का Q1/2। तो यहाँ पर देखो, 2Q2 से Q2 निकलेगा, यानी Q2 प्लस Q1/2, यानी ये कितना आ जाएगा? Q1 प्लस Q2/2। तो मतलब, कहने का मतलब ये है, इधर का आवेश इधर का आवेश ये दोनों बराबर है, रहेगा कितना? Q1 प्लस Q2/2। समझ में आया? ये हो गया। अच्छा, अगर आप ध्यान से देखो,
दोनों पर बराबर विपरीत आवेश लेने, इस पर आपने प्लस क्यू ले लिया और इस पर आपने माइनस क्यू ले लिया। ठीक है, बराबर विपरीत, जैसा कि इधर है हमने संधारित्र में जैसा कि बताया बराबर विपरीत आवेश हो। ऐसे केस में बाहर कितना आवेश होगा, इसके बाहर। तो बाहर आवेश क्या होता है, देखो Q1 + Q2/2, इसका मतलब बाहर हो जाएगा Q - Q, तो क्योंकि एक नेगेटिव है ना, बाई टू, यानी कि इधर जीरो आवेश होगा। सेम टू सेम इधर कितना होगा, जीरो। अगर इधर जीरो है इसका मतलब इस पर कितना हो जाएगा, प्लस का क्यू आ जाएगा, और इस पर माइनस का क्यू आ जाएगा। तो पूरा आवेश इसके भीतरी प्लेट पर हो जाएगा। समझ में आया? अगर बराबर आवेश दोनों प्लेटों को दिया गया होगा तो ऐसा बनेगा। ओके, तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र का सीधा सा मतलब है, अगर दो समतल प्लेटें हैं, वो या तो आयताकार हो या फिर वर्गाकार हो। ठीक है, दो समांतर प्लेटें एक दूसरे के पास में रख दी जाए तो इस संयोजन को कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। समझ में? तो आगे की क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दूसरों तक पहुंचाएं, और अगर आप पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।